नमस्कार, जोहार। मैं अवतार सिंह, आप देख रहे हैं 24 मीडिया। अवैध कोयला कारोबारियों के लिए मंगलवार अमंगल साबित हुआ। धनबाद जिले में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें अवैध कोयले से जुड़े हुए 25 ठिकानों पर ईडी की दबिश दी गई। दिन भर ईडी खंगालती रही। इस क्रम में उन्हें 150 करोड़ के निवेश के दस्तावेज मिले हैं, म्यूचुअल फंड मिले हैं, 1.5 करोड़ नगद की भी सूचना है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हम अपने सहयोगी से जानने का प्रयास करेंगे कि ईडी इसके बाद कैसे कार्रवाई करती है। बताया जाए। देखिए, जहाँ तक ये ईडी की कार्रवाई है तो ईडी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ईडी कार्य करती है। और ये कि एक सरकारी एजेंसी है यह, और जांच पड़ताल के तहत जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले या विदेशी संपत्ति हवाला, ये सब लेन देन के मामले में प्रायः जांच करती है, ईडी की टीम जांच करती है। और इसमें एक केंद्रीय एजेंसी है जहां पर इस तरह की जो गड़बड़ियां पाई जाती है वहां इसकी दबिश होती है। और इस दबिश में ईडी के द्वारा जो भी कार्रवाई जो की जाती है तो इसमें उसे किसी भी प्रकार के वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो किसी भी समय 24 घंटा में किसी भी समय आरोपी के घर में जाकर दबिश देती है और वो अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और इस जांच पड़ताल में मतलब कि वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि हम उसको ये जवाब दें, क्या इस किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि हम उसको जवाब दें। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि इस मामले में जहाँ तक कि ईडी का जो छापेमारी का मामले है तो वित्त मंत्रालय से संबंधित मामला है। और इसमें आप जहाँ भी ये टीम जाएगी छापेमारी करने के लिए, वहाँ का लोकल पुलिस तो क्या, लोकल जो जिला का जो अधिकारी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक को भी ये सूचना नहीं रहती है कि कहाँ वह छापेमारी करने के लिए जाएगी। एक तरह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से ये काफ़ी गुप्त रखा जाता है कि कहाँ पर इसकी रेड मारा जाए, कहाँ नहीं मारा जाए। ये काफ़ी गोपनीय शाखा को भी यह पता नहीं रहता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। और एक तरह जितने भी दस्तावेज ये प्राप्त करते हैं और जिसके यहाँ ये छापेमारी करते हैं, उससे वह सारे दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद वो उसके हस्ताक्षर भी लेते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि इस दरमियान इस कार्रवाई का ईडी के इस कार्रवाई के दरमियान आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो है इसके कार्रवाई को उचित माना है। और इस दरमियान जो है एक प्रोविंशियल, इसमें एक शब्द है ईडी की तरफ से जो है, एक ट्रम्प कार्ड है इसी का, ईडी का, उसे PMLA कहा जाता है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इस शब्द को लाया गया था और उसके तहत ईडी कार्रवाई करती है। और ईडी इसको ट्रम्प कार्ड, ईडी का ट्रम्प कार्ड माना जाता है। और इस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी, इसमें जितने भी लोगों के धोखाधड़ी से मामले में जितने भी लोगों की गिरफ्तारी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को जायज़ ठहराया है। और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रम्प कार्ड है, तो जब विपक्षियों के लिए जो है, सत्ताधारी पक्ष के लिए हमेशा इसका जो इस्तेमाल किया गया है, जो विपक्ष के सियासी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए इस चीज़ को प्रयोग किया जा रहा है। और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियां का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है या उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है, तो बहुत बेधड़ल्ले से जारी है। और इसके तहत आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता लोग जो है किसी दूसरे पार्टी में भी चले गए हैं। और हालांकि देखने को मिला है कि यह कार्रवाई जो भी हुई है सत्ता के विपक्ष के लोगों पर ही, क्योंकि सत्ता पक्ष का किसी का नाम नहीं दिखा। और हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि 2025 में 21 नवंबर 22 नवंबर को भी धनबाद में ईडी की छापेमारी हुई थी। उस समय एक डायरी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले थे। हमें लगता है कि उसी समय इस तरह की पटकथा लिखी गई है जिसका यह रिजल्ट देखने को मिला। देखिए, कहीं न कहीं ईडी का टीम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो फाइनेंशियल धोखाधड़ी का जो मामला जो आता है उस पर उसकी पैनी निगाह रहे और कहाँ कहाँ ये है। इसीलिए फाइनेंस विभाग के द्वारा इस जो ईडी का जो स्थापना जो किया गया था, यही सभी पर जो है जो धोखाधड़ी मामला, जैसे हवाला का मामला हुआ, विदेशों में संपत्ति रखने का मामला हुआ या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले की देखरेख के लिए ईडी का जो गठन किया गया था।
कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं किया जाएगा। और अगर उस तरह के कुछ दस्तावेज जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूर्व में उस तरह के कुछ दस्तावेज अगर प्राप्त अगर हुआ है तो उसके आधार पर वो लोग हमेशा पैनी निगाह रखा रहता है कि इस पर कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जहाँ तक कि दूसरे बात है, केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये कार्रवाई अगर की गई है तो केंद्र सरकार बहुत सोच समझ के भी कार्रवाई की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका कारण है, सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड से जो राजस्व जो जाना चाहिए था, आप ये देख सकते हैं कि कोल विभाग में ही छापामारी क्यों किया गया, क्योंकि जो राजस्व केंद्र सरकार को जाना चाहिए था वो राजस्व नहीं जा पा रहा है। और उसके बाद बहुत सा कुछ स्वयंसेवी संगठन या आरटीआई एक्टिविस्ट लोग जो भी है इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री को ये आगाह किया गया था, यहाँ बहुत भारी मात्रा में अवैध कोयला का धंधा चल रहा है। उसको लेकर भी केंद्रीय टीम जो है काफ़ी सजग रही इस मुद्दे को लेकर, और जिसका परिणाम हुआ था कि कल मंगलवार को ईडी का एकाएक छापा पड़ा यहाँ पर, जो धनबाद के 25 ठिकानों पर जो छापा पड़ा है, जो उसी का ये नतीजा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज के मामले में अगर आप सत्ता पक्ष के द्वारा अगर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था, कहीं सही भी किया जा रहा है, कहीं गलत भी किया जाता है। सही किया जा रहा है क्योंकि सही इस मायने में है क्योंकि अगर सरकार को, केंद्र सरकार को अगर राज्य सरकार से अगर राजस्व अगर नहीं जाता है तो वो चिंतित हो जाता है कि भाई हमको वहाँ से राजस्व नहीं आ रहा। और गलत यहाँ है कि सत्ता पक्ष हमेशा जो विपक्ष के सियासी राजनीति को धूमिल करने का प्रयास करती है, उसके तहत ये कभी कभी कार्रवाई होता है। और जो वर्तमान में आप देख सकते हैं, जो सत्ता पक्ष के द्वारा जो अमृतकाल का जो घोषणा किया गया है, जो अमृतकाल का जो प्रचलन चल रहा है, इसमें प्रायः सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष की राजनेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये सरकारी एजेंसी वर्तमान सरकार के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया है, जो कि विपक्षी नेताओं की छवि को खराब करने का। आज एक हम बयान देख रहे थे जयराम महतो, वो कह रहे थे कि ये ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ अपने विरोधियों विपक्षियों पर कर रही है, वो शुभेंदु अधिकारी पर क्यों नहीं कर रही, वो हेमंत बिश्व शर्मा पर क्यों नहीं कर रही। बोला ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्रवाई हुई। अगर धनबाद जिले में कार्रवाई होनी ही थी तो सब पर होनी चाहिए थी, कि कुछ चिन्हित लोगों पर ही हुई है। अगर आप देखें तो 25 नहीं, कम से कम 100 ठिकानों पर छापेमारी होती। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जयराम महतो का अगर इस तरह का बात अगर बोलते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, केवल विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, तो वो जो जहाँ तक ही बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसके बाद से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे साउथ का भी बहुत सा कुछ ऐसे लीडर है, उस पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। ईडी का द्वारा उसको डराने धमकाकर अपने पार्टियों में शामिल करने की कार्रवाई की गई है। तो कहीं न कहीं अगर आप देख सकते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रायः सत्ता पक्ष के द्वारा ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक छवि को, विपक्षी नेताओं के राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक एक बात है कि वो अपने सत्ता पक्ष के लोगों पर वो क्यों इस्तेमाल करेंगे, सत्ता पक्ष के लोगों पर आप निष्पक्ष कहा रहा है, तो इसीलिए पहले बोला जाता था ईडी और सीबीआई सेंट्रल के तोता बोला जाता था, जो सेंट्रल बोलेगा तोता वही करता था। देखिए, ये तोता का जो नामकरण सीबीआई के तोता का नामकरण जब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए अलायंस की जो सरकार थी, तो मुख्य विपक्षी पार्टी उसमें भाजपा थी। तो उस समय जो सीबीआई के जो इस्तेमाल जो उसके द्वारा जो किया जा रहा था, तो उसी में भाजपा के लोग उसको मतलब कि सीबीआई का तोता के संज्ञा दिया था। और वर्तमान में अभी जो है केंद्रीय एजेंसियां जो केंद्रीय एजेंसियां जो है, जो इस मामले में धोखाधड़ी मामले में चाहे किसी भी मामले में जांच जो कर रही है, तो प्राय अपने विपक्षियों पर ही वो टारगेट करके जांच कर रही है। तो इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार अगर किसी भी पार्टी की अगर हो तो अपने विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करती ही है, इससे कोई से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसको कहीं ऑपरेशन लोटस का नाम नहीं दे सकते हैं कि मान लिए कि झारखंड में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा हो। देखिए, जहाँ तक कि बीजेपी के द्वारा ऑपरेशन लोटस का जहाँ तक इस्तेमाल किया, तो एक 1985 में दल बदल कानून आया गया था, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। राजीव गांधी के शासनकाल में लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, दल बदल कानून का तहत जोड़ा गया था।
जहाँ तक कि अगर मामला है तो आप देख सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश को भी ले सकते हैं, जहाँ कमलनाथ की सरकार को दल बदल कानून के तहत जो है उसको 2/3 विधायक को अपने पार्टी में शामिल करके जो सरकार जो बनाया है। आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, और अगर बिहार में अगर इस तरह की बात होता है तो कहीं न कहीं बिहार से पूरे देश में दल बदल कानून का जो है मतलब कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसके मतलब निष्क्रिय बना दिया गया है, दल बदल कानून का एक तरह से निष्क्रिय बना दिया गया है, क्योंकि अगर विपक्षी दलों के विधायकों के द्वारा अपने पार्टी में शामिल करके अगर सरकार बना दिया जा रहा है तो दल बदल कानून का एक तरह से वो मतलब उसको निष्क्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक कि और इसी में ऑपरेशन लोटस के तहत दल बदल कानून भी उसमें आ जाता है, और आप केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों के विधायक चाहे सांसदों को अपने पक्ष में करके जो है मतलब कि इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।